गुड मॉर्निंग बच्चे। आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे हो। आज हम ऑनलाइन के माध्यम से हमारे जो फिलॉसफी सब्जेक्ट है उसका एक पहला पार्ट हम पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। क्लास 12 में आप लोग का जो फिलॉसफी है वो लॉजिक के रूप से माना गया है। लॉजिक जो चैप्टर है, लॉजिक चैप्टर को दो भाग से विभक्त किया गया है। तुम्हारा एक विभाग जो है इंडक्टिव पार्ट और दूसरा विभाग है वो है आपका डिडक्टिव पार्ट। बच्चे, हम लोग 11th क्लास में जो पढ़े थे वो था फिलॉसफी, दर्शन, जिसमें दो ठो पार्ट था। एक है वेस्टर्न फिलॉसफी और एक है इंडियन फिलॉसफी। वेस्टर्न फिलॉसफी और इंडियन फिलॉसफी 11th क्लास में जो था उसमें लॉजिक के बारे में कुछ हल्का सा आप लोग को एक्सपीरियंस होगा। पढ़ाई के दौरान उसमें एक थोड़ा सा पार्ट था जो है लॉजिक इज़ द पार्ट ऑफ फिलोसफी। बस इतना ही विषय वस्तु था लॉजिक के बारे में। मगर क्लास 12 में जो आप लोग के सामने पेश किया गया है वो है लॉजिक, LOGIC, लॉजिक। लॉजिक का अर्थ है तर्क, अर्थात तर्कशास्त्र। क्लास 12 में तुम्हारा जो विषय वस्तु है वो है तर्कशास्त्र। अब हम तर्कशास्त्र का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है आर्गुमेंट। आर्गुमेंट का अर्थ है युक्ति, हिंदी में इसको युक्ति कहते हैं। ये तुम्हारा जो फर्स्ट चैप्टर है। हम लोग इस विषय वस्तु के जाने के पहले हमारा कुछ लॉजिकल जो कंसेप्ट है उसके बारे में थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। कुछ वर्ड्स है जिसके बारे में तुम लोग को जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि उसके बारे में नहीं जानेगा तो बाद में आर्गुमेंट के अंदर में ढुकने के समय में तुम लोग को बड़ी दिक्कत होगा, क्योंकि पहले का यदि कंसेप्ट क्लैरिफिकेशन नहीं रहेगा तो आर्गुमेंट चैप्टर को पढ़ने में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। हम पहले शुरुआत करेंगे तर्क क्या है, या तर्कशास्त्र क्या है, या लॉजिक क्या है। देखो बच्चे, हम 11th क्लास में हम लोग को पढ़े थे जो कि एक्सपीरियंस प्लेस ए पाइवोटल रोल्स इन फिलोसफी। एक्सपीरियंस का अर्थ है अनुभव। हम लोग जो अनुभव करते हैं, अनुभव में हम लोग का 6 टू सेंस ऑर्गन काम करता है। 5 टू सेंस ऑर्गन नहीं है, 6 टू सेंस ऑर्गन काम करता है, क्योंकि हम लोग का जो आई बोलो या ईयर बोलो या सेंस ऑफ टच बोलो, जो भी जितना सारे 5 सेंस ऑर्गन है उसके साथ एक ऐड किया गया है माइंड। माइंड इज ए इंटरनल सेंस ऑर्गन, इट इज़ एन इंटरनल सेंस ऑर्गन्स। और जो आपका आइज़ बोलिए या ईयर बोलिए, ये सब एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। जो भी है वो 6 सेंस ऑर्गन है। इसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है, मनुष्य अपना एक्सपीरियंस गेन करता है। एक्सपीरियंस गेन करने के बाद वो किसी भी विषय के ऊपर अपना निर्णय पेश करता है या निर्णय लेता है। अब हम आएंगे ये लॉजिक के ऊपर। लॉजिक का मतलब है क्या ना, व्यक्ति या जो भी पर्सन हो वो किसी के बारे में या कुछ भी चीज़ के बारे में जब सोचता है या विचार करता है, उसमें जो विचार रहता है वो सही है या गलत है, ये उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि यदि उसका विचार या उसका सोच में
उसका कोई भी डिसीजन लेने के पहले उसको यदि नहीं पता चलेगा जे कि कौन सही विचार है, कौन गलत विचार है, क्या सही तरीका हम अपना रहा हूँ अपने के लिए, हमारा जो जजमेंट है, हमारा जो सोच है ये सही रास्ते पर जा रहा है कि नहीं, हम एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और उसके बारे में हम निर्णय ले रहा हूँ, ये बात ठीक होगा, ये बात गलत होगा। ये जो विचार करता हूँ इसमें तुम लोग का अच्छा खासा ये आपका जजमेंट या रीज़न बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यदि रीज़न तगड़ा नहीं होगा, तुम लोग का जजमेंट यदि तगड़ा नहीं होगा, सही और गलत को चुनने के लिए यदि प्रॉब्लम होगा, तो सारे निर्णय जो है, सारे विचार है, तुम्हारा सारे डिसीजन जो है ये पूरा ही गलत हो जाएगा। इसीलिए व्यक्ति का सोच वहीं से शुरू होता है, विचार, और वो विचार यदि सही या संपूर्ण परफेक्ट नहीं होगा तो व्यक्ति का जीवन भी परफेक्ट नहीं हो पाएगा। व्यक्ति तो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए तो अपना ज़िंदगी में तो कुछ विचार करता है, पल पल में उसका विचार है, हर चीज़ का ऊपर अपना डिसीजन लेता है, मगर डिसीजन सही होना चाहिए, विचार सही होना चाहिए। और ये सही रास्ता कौन दिखाता है? नहीं, ये सही रास्ता लॉजिक दिखाता है, क्योंकि लॉजिक तुमको बताएगा जे कि कौन सा डिसीजन, कौन सा विचार तुम्हारा सही है, कौन सा भावधारा, कौन सा थिंकिंग तुम्हारा गलत है, कौन सा विचार तुम्हारा सही है। व्यक्ति कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट करेगा जब उसके पास सफिशिएंट रीज़न रहेगा, अर्थात उनके पास यदि अच्छा खासा तगड़ा विचार रहेगा, सही करेक्टनेस जो है उसको जानने के लिए अच्छा खासा सबूत रहेगा, अच्छा खासा उनके पास बेस रहेगा, तब वो बोलेगा जे कि हम सही निर्णय लिए हैं। अब लॉजिक तुमको मार्ग दिखाएगा जे कि सही विचार कौन है और गलत विचार कौन है। ये जो लॉजिक है, ये जो वर्ड्स लॉजिक है, ये ग्रीक शब्द से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। और लॉजिक का जो फादर ऑफ लॉजिक जो है वो है अरिस्टोटल है, जो ग्रीक का दार्शनिक थे, ग्रीक का फिलोसोफर, वो फादर ऑफ लॉजिक थे। और ये जो वर्ड्स जो लॉजिक है ये ग्रीक वर्ड्स लोगस से आया है, LOGOS, लोगस। लोगस का मतलब है विचार करना या रीजन, सही रीजन। विचार मतलब परफेक्ट थिंकिंग, अर्थात एकदम राइट जजमेंट लेना है। इसीलिए इसको कभी कभी बोला जाता है साइंस ऑफ थॉट, अर्थात हमारे जो थिंकिंग होता है इसमें साइंस होना चाहिए। साइंस मतलब ट्रूनेस होना चाहिए, गलत सोच नहीं होना चाहिए, जो डिसीजन लेंगे वो राइट होना चाहिए। और ये राइटियसनेस को सिखाता है कौन? ना लॉजिक। लॉजिक तुमको दिखाएगा देखिए व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज वैलिड, व्हाट इज इनवैलिड, व्हाट इज करेक्ट एंड व्हाट इज इनकरेक्ट। इसीलिए लॉजिक का एक छोटा डेफिनेशन हमने भी लिखा है, देखिए लॉजिक is the study of principles used to distinguish correct from incorrect easily। दर्शन में जो लॉजिक है, तर्क है, तर्कशास्त्र है, वो एक अध्ययन है जो किसका ऊपर अध्ययन करता है? कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ नियम है, कुछ नियम कानून है। उस प्रिंसिपल जो लॉजिक में रखा गया है, वो प्रिंसिपल क्या करता है ना? डिस्टिंग्विश करता है, वो फर्क करता है, अलग करता है। क्या अलग करता है ना? हमारे सोच में करेक्टनेस कौन है और इनकरेक्टनेस कौन है, उसको अलग करता है थ्रू रीजंस।
क्योंकि रीजन्स प्लेज मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल्स। रीजन के द्वारा हमने करेक्ट और इनकरेक्ट का अलग अलग कर पाएंगे, परख पाएंगे हम लोग जे कि करेक्ट क्या है और इनकरेक्ट क्या है। व्यक्ति जब किसी के ऊपर एक्सपीरियंस करता है, वो एक्सपीरियंस अपना सेंस ऑर्गन से करता है, जो 6 सेंस ऑर्गन है, जो इंटरनल सेंस ऑर्गन और एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन, दोनों का बैलेंस रख के, दोनों का साथ में ही वो अपना एक्सपीरियंस करता है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी वस्तु के ऊपर, किसी भी घटना के ऊपर वो अपना सोचता है। अब जो सोचता है तो एक्सपीरियंस के बाद क्या आता है ना, थिंकिंग। कोई भी एक्सपीरियंस करता है, किस चीज़ को देखता है और उसके बाद वो क्या करता है ना, थिंकिंग करता है, सोचता है। और जो सोचता है उसमें वो क्या करता है ना, वो सोचने के बाद उसको निर्णय लेने के लिए वो क्या करता है ना, उस सोच को एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस मतलब क्या है ना, उसको प्रेजेंट करता है। यो इंटरनल प्रेजेंट हो सकता है या एक्सटर्नल प्रेजेंट करता है। इंटरनल जब प्रेजेंट करता है, इसका मतलब वो इंट्रोस्पेक्शन करता है, सोचता है किसके बारे में सोचता है, और ऐसे अपने मन से ही वो डिसाइड करता है। मगर लॉजिक में क्या होता है, हम लोग देखेंगे किसी भी व्यक्ति का मन का बात को हम एक्सप्रेस मीन्स थ्रू एक्सप्रेशन करेंगे, थ्रू एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, अर्थात हम इंटरनल एक्सप्रेशन नहीं करेंगे। एक्सटर्नल एक्सप्रेशन अर्थात उसका जो सोच को हम लोग बाहरी रूप से प्रेजेंट करेंगे, और प्रेजेंट जो करेंगे, उस प्रेजेंट जो स्टेटमेंट आएगा, उस स्टेटमेंट को लेकर हमने निर्णय लेंगे। उसका जो सोच है, जिसको प्रेजेंट किया गया है, वो सही है ना गलत है, वो करेक्ट है ना इनकरेक्ट है, थ्रू द हेल्प ऑफ रीजन। व्यक्ति जब सोचता है, वो जान नहीं पाता है देखिए क्या गलत है क्या सही है। उसका सोच को हमने यदि प्रेजेंट करेंगे बाय एक्सटर्नल प्रेजेंटेशन, एक्सटर्नल एक्सप्रेशन, थ्रू लैंग्वेज भाषा के माध्यम से या स्टेटमेंट के माध्यम से, ये जो स्टेटमेंट है, ये एक व्यक्ति का सोच को हम एक्सप्रेस किए हैं, और इसका ट्रू और फॉल्स अभी तक व्यक्ति निर्णय नहीं कर पाया है। हम उसको निर्णय कैसे करेंगे ना, बाय द हेल्प ऑफ रीजन, बाय द हेल्प ऑफ लॉजिकल आर्गुमेंट, बाय द हेल्प ऑफ लॉजिक एक प्रिंसिपल का कंग्लोमरेशन है, बहुत सारा प्रिंसिपल है, और उस प्रिंसिपल के हेल्प से हम लोग किसी व्यक्ति का स्टेटमेंट को निर्णय करेंगे जे कि उसका विचार सही है या गलत है, करेक्ट है या इनकरेक्ट है। व्यक्ति जब अपना स्टेटमेंट पेश करता है, वो अभी तक उसको पता नहीं है क्या सही है या गलत है। अब व्यक्ति का स्टेटमेंट को हम लॉजिकल स्टेटमेंट के माध्यम से जब पेश करेंगे, तब पता चलेगा व्यक्ति का जो विचार था, व्यक्ति का जो स्टेटमेंट था, व्यक्ति का जो सोच था, वो सही था या गलत था, थ्रू द हेल्प ऑफ रीजन, थ्रू द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल, थ्रू द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल। अब सवाल आया आर्गुमेंट। अब सवाल आया आर्गुमेंट, जो तुम्हारा पहला चैप्टर का विषय वस्तु है। आर्गुमेंट, आर्गुमेंट का हिंदी का अर्थ है युक्ति। आर्गुमेंट का हिंदी का अर्थ है
युक्ति करना। युक्ति ऐसे कैसे को नहीं होता है, ऐसे हम सोच लिए और किसके साथ आर्गूमेंट कर लिए, ये नहीं होता है। आर्गूमेंट करने के समय में बेसलेस आर्गूमेंट होना नहीं चाहिए, सफिशिएंट रीज़न होना चाहिए आर्गूमेंट को ट्रू या सॉलिड साबित करने के लिए। आपको आर्गूमेंट को सॉलिड साबित करने के लिए आर्गूमेंट हमेशा बेसफुल होना चाहिए, बेसलेस नहीं होना चाहिए। किसके साथ हम आर्गूमेंट ऐसे तैसे नहीं कर पाएंगे, ये लॉजिक सिखाता है। अब आर्गूमेंट जो होता है ये व्यक्ति का अपना सोच जो स्टेटमेंट के हिसाब से पेश होता है, और स्टेटमेंट सही या गलत नहीं हो पाता है, हम लोग उसमें परख नहीं पाते हैं, उसको हम ट्रांसफ़र करेंगे किस में ना, युक्ति के माध्यम से, आर्गूमेंट के माध्यम से। अब फिलोसफी में या लॉजिक में आर्गूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो तुम्हारा पहला चैप्टर का विषय वस्तु है। व्यक्ति अपना सोच में क्या करेगा ना, कुछ चीज़ को स्टेटमेंट के हिसाब से प्रेजेंट करेगा, और ये स्टेटमेंट के हिसाब से प्रेजेंट करने के बाद इसमें हम लोग कुछ लॉजिक का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करके उसका एक कंक्लूजन ड्रा करेंगे, उसका सही निष्कर्ष ड्रा करेंगे, और इस सही निष्कर्ष निर्णय करेगा व्यक्ति का जो स्टेटमेंट था, सोच के आधार पर जो स्टेटमेंट था, उस जिसके सहारे से हम लोग आर्गूमेंट बनाए हैं, ये सही है ना गलत है, ये सही है ना गलत है। आर्गूमेंट के अंदर में बने हम लोग जो ढूंढते हैं, आर्गूमेंट एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, उसके बारे में हम लोग पूर्ण व्याख्या करेंगे। आर्गूमेंट व्यक्ति का अपना सोच का जो है सोच है, उसको स्टेटमेंट के रूप से हम लोग ट्रांसफ़र किए हैं, और स्टेटमेंट को हम आर्गूमेंट के रूप में ट्रांसफ़र किए हैं। और आर्गूमेंट क्या है ना, देखिए आर्गूमेंट मतलब व्यक्ति का स्टेटमेंट को हम प्रेजेंट करेंगे, ये उनका एक पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट है, और ऐसे स्टेटमेंट को लेके हम लोग कुछ निर्णय लेते हैं, जिसको बोलते हैं कंक्लूजन, इसको बोलते हैं कंक्लूजन। लॉजिक में हम लोग का जो आर्गूमेंट रहता है, इसमें दो पार्ट होता है। एक पार्ट है स्टेटमेंट पार्ट, इसको हम लोग और स्टेटमेंट नहीं कहेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट तो सही या गलत स्टेटमेंट से हम लोग नहीं परख पाते हैं, उसको आर्गूमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसमें हम लोग अपना लॉजिकल वर्ड यूज करेंगे, जिस स्टेटमेंट के रूप से हमको उसको मानते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे तर्क वाक्य। क्या बोलेंगे इसको? तर्क वाक्य। तर्क वाक्य या आधार वाक्य, क्या बोलते हैं उसको? आधार वाक्य। आधार वाक्य बोलते हैं, आधार वाक्य, या इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रेमिस, PREMIS, प्रेमिस। और ये आधार वाक्य जो है, ये आधार वाक्यों के माध्यम से जो हम लोग निर्णय लेते हैं, जो कंक्लूजन करते हैं, इसको बोलते हैं कंक्लूजन या निष्कर्ष। कंक्लूजन। तो क्या हम लोग देखें अभी ना, आर्गुमेंट में दो पार्ट है। पहला पार्ट क्या है ना, प्रेमिस या प्रेमिसेस, क्योंकि एक से अधिक है, यहाँ पर प्रेमिसेस है। एक नंबर प्रेमिस, दो नंबर प्रेमिस नंबर 1, प्रेमिस नंबर 2, प्रेमिस नंबर 3 हो सकता है। और उस प्रेमिस
इसके माध्यम से हम लोग क्या ड्रा करते हैं, कंक्लूजन ड्रा करते हैं। तो आर्गुमेंट क्या है ना, आर्गुमेंट हमारे कुछ प्रेमिस और कंक्लूजन का कंग्लोमरेशन है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं ना, आर्गुमेंट बोलते हैं, युक्ति बोलते हैं। युक्ति में क्या होता है ना, कुछ प्रेमिसेस होता है और उसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं ना, कंक्लूजन ड्रा करते हैं। ये जो प्रेमिसेस होता है ये व्यक्ति का एक्सपीरियंस का ऊपर स्टेटमेंट का ऊपर बेस करके आर्गुमेंट में प्रेमिस रखाता है। अर्थात हम लोग व्यक्ति का जो डाटा है उसको हम लोग कलेक्शन करते हैं और डाटा कलेक्शन करके उसको हमने स्टेटमेंट के माध्यम से पेश करते हैं या प्रेमिस के माध्यम से पेश करते हैं। अभी आर्गुमेंट बोल रहा हूँ इसलिए हम लोग उसको प्रेमिस बोलेंगे। तो प्रेमिस के माध्यम से उसको पेश करते हैं और ये प्रेमिस को हम लोग जो लॉजिकल प्रिंसिपल्स है उसके माध्यम से, लॉजिकल जो रीजंस है, जो प्रिंसिपल्स है, उसके माध्यम से हम लोग इसको टेस्ट करेंगे और टेस्ट करने के बाद जो निर्णय निकलेगा, जो कंक्लूजन निकलेगा, वही होगा आपका लॉजिक का सही निर्णय। आर्गुमेंट लॉजिक में दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक है इंडक्टिव आर्गुमेंट और एक है डिडक्टिव आर्गुमेंट। इंडक्टिव और डिडक्टिव। इंडक्टिव आर्गुमेंट जो है उसको बोलते हैं आगमनात्मक। डिडक्टिव आर्गुमेंट जो है वो है निगमनात्मक। इंडक्टिव आर्गुमेंट और डिडक्टिव आर्गुमेंट, आगमनात्मक और निगमनात्मक आर्गुमेंट दो प्रकार का है। क्यों दो प्रकार के हैं ना, हम लोग इसको पर बाद में हम लोग चर्चा करेंगे ना। एक जगह पर हम यहाँ पर थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ना। इंडक्टिव मतलब है हम लोग एक जगह पर कुछ डाटा कलेक्शन करते हैं और इंडक्टिव आर्गुमेंट में आर्गुमेंट का जो ट्रूथनेस या फॉल्सिटी जो भी है वो पूरा डिपेंड करता है आपका एक्सपीरियंस का ऊपर। जो डाटा हमने कलेक्शन किए हैं या व्यक्ति का जो डाटा यहाँ पर पेश किया गया है वो पूरा एक्सपीरियंस के ऊपर आधार पर हम लोग उसका ट्रू या फॉल्स निर्णय करते हैं। डिडक्टिव आर्गुमेंट में डाटा रहेगा एक्सपीरियंस का ऊपर, मगर यहाँ पर कुछ लॉजिक का प्रिंसिपल रहेगा। उस प्रिंसिपल में वो डाटा या आर्गुमेंट यदि सेट कर गया, फिट कर गया, तब वो हो जाएगा वैलिड या इनवैलिड। यहाँ पर इंडक्टिव में ट्रू या फॉल्स रहेगा, वहाँ पर प्रिंसिपल के सहारे से हम लोग निर्णय कर रहे हैं, इसीलिए वहाँ पर वैलिड या इनवैलिड रहेगा। इसके बारे में हम विस्तार के रूप से और आगे बताते जाएंगे। अब इंडक्टिव आर्गुमेंट और डिडक्टिव आर्गुमेंट, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। लेट अस गिव एन एग्जांपल अबाउट इंडक्टिव आर्गुमेंट। आपको यहाँ से अच्छा से पता चल जाएगा कि आर्गुमेंट क्या है और कैसे हम लोग आर्गुमेंट के आधार पर ट्रूनेस या फॉल्सनेस को हम लोग एक विचार के ऊपर निर्णय करते हैं। हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से प्रेजेंट कर रहा हूँ। सपोज एक व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया, देखिए मिस्टर आर इज मोटल,
वो एक एक्सपीरियंस किया क्या ना, आर इज मोटल, आर इज ए मैन एंड मोटल। दूसरा व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया ना, वही एक व्यक्ति ने एक्सपीरियंस किया, एस इज ए मैन एंड ही इज ऑल्सो मोटल। वही व्यक्ति फिर एक्सपीरियंस किया, एम इज ए मैन एंड ही इज ऑल्सो मोटल। हिंदी में बता दे रहा हूं, एक व्यक्ति एक्सपीरियंस किया मिस्टर आर एक मनुष्य है और वो मरणशील है। फिर एक्सपीरियंस किया वही व्यक्ति मिस्टर एस इज ए मैन और वो भी मरणशील है। और फिर एक्सपीरियंस किया एम एक व्यक्ति है, वो भी मरणशील है। ऐसे एक्सपीरियंस करते करते मोर देन 50% को एक्सपीरियंस किया अपने जीवन में, और देखा वो 50% ह्यूमन बीइंग है, मैन है, और वो मोर्टल है अर्थात मरणशील है। अब इसके बाद वो निर्णय लिया कि ऑल मेन आर मोर्टल, अर्थात whoever is human being must be mortal, अर्थात जो व्यक्ति है वो निश्चय ही उसका मृत्यु है, अर्थात सभी मनुष्य मरणशील है। यहाँ पर व्यक्ति का जो आर्गुमेंट था वो है टोटली इंडक्टिव आर्गुमेंट्स। इंडक्टिव आर्गुमेंट कैसे ना, व्यक्ति का जो स्टेटमेंट यहाँ पर पेश किया गया, व्यक्ति का जो तर्क वाक्य प्रेमिस जो पेश किया गया है, ये टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। उसका अपना दैनंदिन जीवन में जितना सारे एक्सपीरियंस किया उसका विचार को यहाँ पर सेंटेंस के माध्यम से या प्रेमिस के माध्यम से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। इसीलिए ये डाटा जो है वो टोटली बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। और यहाँ पर वो 50 केसेस देखा, उसके बाद वो निर्णय लिया सभी मनुष्य जो ह्यूमन बीइंग्स है वो अवश्य ही मरणशील है। ये जो कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया 50 केस देखे, 3 केस देखे या लगभग 50 केस देखे, और उसके बाद में हम नहीं देख पाए, इसलिए हमने यहाँ पर डट 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 लगा दिए हैं, क्योंकि 50 केसेस देखा गया है। उसके बाद हम लोग छूट दिए हैं और उसके बाद हमने कंक्लूजन ले लिया गया ना, ऑल मेन आर मोर्टल, ऑल मेन आर मोर्टल, अर्थात सभी मनुष्य मरणशील है। जो मनुष्य है वो अवश्य ही मरणशील है। ये जो स्टेटमेंट, जो कंक्लूजन है, ये सही है, ये सही है। ये जो सही है, ये निर्णय कैसे लिया गया है ना, बाई करेक्ट रीजन से, बाई सफिशिएंट रीजन से। लॉजिक का जो सफिशिएंट रीजन्स है, अर्थात हम एक्सपीरियंस के माध्यम से एक से अधिक केस देखे, सारे केस नहीं देख पाए, कम से कम 50 केस देखे, उसके बाद हमने निर्णय लिया किया ना, सभी मनुष्य मरणशील है। ये सत्यता को हम लोग मान सकते हैं, हम लोग इसको मान सकते हैं, ये ट्रूनेस को हम लोग मान सकते हैं। मगर यहाँ पर एक छोटा बात कहना चाहता हूँ, इंडक्टिव आर्गुमेंट में जो भी
केसेस होता है वो एक्सपीरियंस के ऊपर बेस करता है। कभी कभी हमको एक्सपीरियंस भी चीट करता है, एक्सपीरियंस भी हमेशा सच्चाई हम लोग के सामने पेश नहीं करता है। इसीलिए ये जो ट्रूनेस है, ये ट्रू या फॉल्स जो भी है, ये प्रोबेबली होता है, अर्थात प्रोबेबली ट्रू या प्रोबेबली फॉल्स होता है। संभाव्य दृष्टिकोण से ये ट्रू हो सकता है या संभाव्य दृष्टिकोण से ये फॉल्स होता है। व्यक्ति 3 यहाँ पर प्रेजेंट किया और उसके बाद वो बोल रहा है हम 50 केस देखे, और 50 केस देख के वो यहाँ पर सीधा जंप करके क्या बोल दिया ना, 100% ऑल मेन आर मोर्टल, अर्थात यहाँ पर वो एक्सपीरियंस किया 50% और सीधा जंप किया ऑल मतलब 100%, तो ही कंक्लूजन ड्रा कर दिया। ये जो डाटा कलेक्शन करके जो कंक्लूजन ड्रा किया है, ये 100% का ऊपर ड्रा कर दिया है, कंक्लूजन 100% वो मान लिया है। मगर लॉजिक कहता है इट इज़ नॉट 100% ट्रू, इट इज़ प्रोबेबली ट्रू या प्रोबेबली फॉल्स, क्योंकि इंडक्टिव आर्गुमेंट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड बेस्ड ऑन इंडक्टिव बिलीफ। इंडक्टिव बिलीफ क्या है? एक नया वर्ड्स आया है, ये इंडक्टिव बिलीफ। इंडक्टिव बिलीफ, इंडक्टिव बिलीफ क्या है? इंडक्टिव बिलीफ, इंडक्टिव बिलीफ, LEAP, लिप। इंडक्टिव बिलीफ का मतलब है क्या ना, छलांग। छलांग मतलब एक डट 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 डट, अर्थात हम 50 केस लिया देखा और हम सीधा जंप कर दिया 100 केसेस का ऊपर, अर्थात ऑल मान लिया। कुछ देखा सभी को मान लिया, अर्थात हमने कुछ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस किया और हम क्या कर दिया ना, जनरल एक्सपीरियंस ले लिया, अर्थात हमने कुछ स्पेसिफिक से हमने क्या चलाया ना, जनरल को चलाया, अर्थात फ्रॉम एस टू जी, अर्थात फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल चलाया है। इसलिए ये कैसा प्रशस्त हम लोग का जो स्पेसिफिक से जो जनरल आया, इसके बीच में हमने इंडक्टिव लीप लिया। इंडक्टिव लीप मतलब छलांग कर दिया। जो ये प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं हम लोग छलांग, अर्थात इंडक्टिव लीप, अर्थात कुछ हमने देखा और सभी के बारे में निर्णय ले लिया। स्पेसिफिक केसेस देखा, जनरल केस को ले लिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इंडक्टिव लीप, इंडक्टिव जंप। ये इसको हम लोग इंडक्टिव जंप के हिसाब से कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो आर्गुमेंट का जो कंक्लूजन है, ये भले ये ट्रू होता है या फॉल्स होता है, मगर इट इज़ प्रोबेबली ट्रू या प्रोबेबली फॉल्स होता है। ये पूरी तरह 100% ट्रू नहीं होता है या पूरी तरह 100% फॉल्स नहीं होता है। यहाँ पर हमने प्रेमिसेस लिया, 1 2 3 प्रेमिसेस लिया, व्यक्ति 50 एक्सपीरियंस किया। उसके बाद हमने क्या किया ना, प्रेमिसेस को लेकर हमने बाय एक्सपीरियंस के माध्यम से इसको ड्रॉ किया ना, कंक्लूजन ड्रॉ किया, सभी मनुष्य मरणशील है। ये प्रोबेबली ट्रू हो सकता है, ये प्रोबेबली फॉल्स होता है। और जो प्रोसेस हमने लिए हैं वो प्रोसेस है इंडक्टिव बिलीफ। इसके माध्यम से हमने कंक्लूजन ड्रॉ किए हैं। ये था आपका इंडक्टिव आर्गुमेंट के बारे में। अब हमने चर्चा करेंगे डिडक्टिव आर्गुमेंट। डिडक्टिव आर्गुमेंट डिडक्टिव जो आर्गुमेंट है, ये टोटली लॉजिक का कुछ प्रिंसिपल फिक्स रहता है, उसके ऊपर ये बेस करता है। और उसके साथ भी एक्सपीरियंस का भी जो डाटा रहता है, एक्सपेरिमेंटल डाटा रहता है, मगर जो फिक्स होता है,
जो निर्णय लिया जाता है वो टोटली प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके ही निर्णय लिया जाता है. लेट अस गिव एन एग्जांपल. ऑल मेन आर मोर्टल. सभी मनुष्य मरणशील है. राम इज ए मैन. राम एक मनुष्य है. Therefore, राम इज मोर्टल. डिडक्टिव आर्गुमेंट में क्या है ना, हमने पहले ही ले लिया कि जनरल स्टेटमेंट. पहले हमने जनरल स्टेटमेंट अर्थात व्यक्ति पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है सभी मनुष्य मरणशील है. पहले ही एक्सेप्ट कर लिया अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से. वो पहले ही एक्सेप्ट कर लिया है सभी मनुष्य मरणशील है. वो अपना स्टेटमेंट अर्थात अपना प्रेमिस ले लिया है सभी मनुष्य मरणशील है. सेकंड प्रेमिस क्या लिया ना, राम एक व्यक्ति है, राम भी मरणशील है. राम मनुष्य है, राम एक व्यक्ति है. और थर्ड स्टेटमेंट में क्या है, थर्ड कंक्लूजन में क्या ले लिया है ना, राम मरणशील है. व्यक्ति यहां पर क्या किया है ना, पहले एक जनरल स्टेटमेंट ले लिया प्रेमिस में. आधार वाक्य में, आधार वाक्य, ये आधार वाक्य कहते हैं, इसको प्रेमिस कहते हैं. ये आधार वाक्य में व्यक्ति क्या किया ना, एक जनरल स्टेटमेंट ले लिया सभी मनुष्य मरणशील है. अपना एक्सपीरियंस के आधार पर वो क्या ले लिया है, एक्सेप्ट कर लिया है सभी मनुष्य मरणशील है. अब वो क्या किया, उस जनरल स्टेटमेंट के साथ और एक स्टेटमेंट को मिला दिया. क्या ना, राम एक व्यक्ति है, सभी मनुष्य मरणशील है, राम एक व्यक्ति है, राम एक व्यक्ति है, इसीलिए देयरफॉर राम भी मरणशील है. राम भी मरणशील है. यहां पर कोई ज्यादा एक्सपीरियंस दरकार नहीं है. यहाँ पर एक फिक्स्ड फार्मूला जैसा है, क्योंकि व्यक्ति एक फिक्स्ड फार्मूला के रूप से मान लिया है कि सभी मनुष्य मरणशील है. और इसके आधार पर वो क्या कर दिया ना, किसी एक व्यक्ति को ले लिया, राम या श्याम या दाम जो भी हो, किसी व्यक्ति को ले लिया. वो एक, उसका नाम राम है और वो एक व्यक्ति है, वो एक पर्सन है, वो एक मैन है. और ये दोनों स्टेटमेंट को क्या किया, दोनों प्रेमिस को क्या किया ना, प्लस कर दिया. और दोनों स्टेटमेंट को प्लस करने के बाद एक न्यू चीज निकल गया. क्या कंक्लूजन में, राम इज मोर्टल. राम भी मरणशील है. यहां पर नथिंग इज न्यू, कोई न्यूनेस नहीं है. जो वो स्टेटमेंट एक्सेप्ट किया है जनरल स्टेटमेंट, और उसी के साथ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को ले लिया, बस दोनों का ज्वाइन कर दिया और एक न्यू स्टेटमेंट नहीं निकाला, बल्कि उसी दोनों को मिला के एक अलग स्टेटमेंट निकाल दिया, एक अलग कंक्लूजन निकाल दिया, जो है राम इज मोर्टल. ऑल मेन आर मोर्टल. सभी मनुष्य मरणशील है. राम इज ए मैन. राम एक मनुष्य है. देखिए सब इंटरलिंक्ड है, सब इंटरलिंक्ड है. मैन, मोर्टल, राम, मैन, देखिए सब इंटरलिंक्ड है. और ऑल मेन आर मोर्टल. राम इज ए मैन. देयरफॉर राम इज मोर्टल. देखिए ऑल मेन आर मोर्टल, सभी मनुष्य मरणशील है. राम इज ए मैन, राम एक मनुष्य है. देखिए राम मोर्टल है, अर्थात राम इज मोर्टल, अर्थात राम मरणशील है. क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट को लिंक अप कर दिया और एक तीसरा स्टेटमेंट निकाल दिया. इसमें ये जो पहला स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट, दोनों का स्टेटमेंट जोड़ के जो तीसरा स्टेटमेंट निकाला है, दिस इज नथिंग बट ए लॉजिकल प्रिंसिपल. लॉजिकल प्रिंसिपल है, लॉजिकल प्रिंसिपल है, लॉजिकल प्रिंसिपल है. जो रीजन है, लॉजिकल रीजन है, लॉजिकल प्रिंसिपल है. उस बेस के आधार पर वो क्या किया ना, जनरल स्टेटमेंट एक ले लिया, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट ले लिया,
उसको दोनों को मिला के ये तीसरा कंक्लूजन निकाल दिया। इज नथिंग इज न्यूनेस, जस्ट वो क्या किया ना, जो इसके अंदर में था उसको जस्ट आउट कर दिया है। ये किसके हेल्प से ना, लॉजिकल प्रिंसिपल के माध्यम से। बट यहाँ पर एक चीज क्या है ना, इसका जो स्टेटमेंट निकलता है, जो कंक्लूजन निकलता है थ्रू स्टेटमेंट, तो थ्रू प्रेमिसेस, वो जो कंक्लूजन होता है ये बहुत तगड़ा होता है। इसका बेस बहुत स्ट्रांग होता है। ये कभी भी धोखा नहीं देता है, ये कभी भी धोखा नहीं देता है, क्योंकि ये भले ही वो एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट है, ये भले हो एक्सपेरिमेंटल स्टेटमेंट है, मगर ये जो एक्सपेरिमेंट स्टेटमेंट है इसको टेस्ट किया गया है बायोलॉजिकल प्रिंसिपल, और ये प्रिंसिपल एकदम सॉलिड प्रिंसिपल होता है, जिसमें हम लोग का जो निष्कर्ष निकलता है ये एकदम सॉलिड निकलता है। और ये सॉलिडनेस क्या है ना, वैलिड या इनवैलिड, इसमें हम लोग क्या कर पाएंगे ना, यहाँ का जो कंक्लूजन निकलता है ये वैलिड होता है या इनवैलिड होता है। यदि सही होगा तो वैलिड है, यदि गलत होगा तो इनवैलिड होता है। इसके अलावा ये प्रोबेबली वैलिड या प्रोबेबली इनवैलिड या संभाव्य वैध या संभाव्य अवैध ऐसे कुछ नहीं होता है या वैध होगा। और यदि लॉजिकल प्रिंसिपल का द्वारा ये फॉलो नहीं करता है, लॉजिकल प्रिंसिपल को ये फॉलो नहीं करता है, ये स्टेटमेंट यदि लॉजिकल प्रिंसिपल के माध्यम से ही सही प्रोसेस से नहीं आया है, ये पूरा कंप्लीटली इनवैलिड हो जाएगा, ये वैलिड नहीं होगा। यदि लॉजिकल प्रिंसिपल के हिसाब से वो सही प्रोसेस से आया है, वो कंप्लीटली ही वैलिड हो जाएगा। इसका प्रोबेबली वैलिड या प्रोबेबल इनवैलिड ऐसे कुछ नहीं रहेगा। ये है डिडक्टिव आर्गुमेंट का प्रोसेस है। डिडक्टिव आर्गुमेंट में हम लोग का लीप नहीं रहता है, जंप नहीं रहता है, छलांग नहीं रहता है, क्योंकि ये जस्ट फिक्स कुछ आधार वाक्य रहता है, और उस आधार वाक्य के आधार पर हमने क्या करते हैं ना, निर्णय ले लेते हैं, और उसको हम लॉजिकल प्रिंसिपल के माध्यम से टेस्ट कर लेते हैं whether the process is right या the process is wrong. If the process is right, that it is valid. The process is wrong, it is invalid. ये है तुम लोग का डिडक्टिव आर्गुमेंट का प्रोसेस है। इंडक्टिव आर्गुमेंट में ट्रू फॉल्स रहता है, डिडक्टिव आर्गुमेंट में वैलिड या इनवैलिड रहता है। यहाँ पर और एक चीज़ देखो, जैसे इंडक्टिव आर्गुमेंट में हम क्या करते थे ना, कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सिंगल स्टेटमेंट 1 2 3 4 अप टू 50 टू देख के हम लोग क्या करते थे ना, एक जनरल कंक्लूजन लेते थे। मगर यहाँ पर क्या होता है ना, यहाँ पर हमने जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट लेते हैं, जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट, अर्थात ये जनरल स्टेटमेंट है, जनरलाइजेशन यहाँ पर हुआ है, ऑल मेन आर मोर्टल, और हमने क्या ले लिए हैं, एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स, राम इंडिविजुअल ले लिए, यहाँ पर ऑल लिए हैं, अर्थात 100% जनरल स्टेटमेंट है, और यहाँ पर राम अर्थात इंडिविजुअल स्टेटमेंट है। ये स्पेसिफिक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में हमने टेस्ट करके देखे हैं। इसलिए इंडक्टिव आर्गुमेंट में क्या होता है ना, वी शुड गो इन इंडक्टिव आर्गुमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल, और इन डिडक्टिव आर्गुमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। इंडक्टिव आर्गुमेंट में स्पेसिफिक टू जनरल, और डिडक्टिव आर्गुमेंट में जनरल टू स्पेसिफिक। हम ये इंडक्टिव आर्गुमेंट, डिडक्टिव आर्गुमेंट किसे कहते हैं, इसके बारे में हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में चर्चा किए हैं, थोड़ा हमने प्रयास किए हैं आप लोग को ऑनलाइन के माध्यम से किसी तरह बच्चे को ये चीज़ समझा जाए। आशा करता हूँ आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। थैंक यू।